आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात से ठीक पहले जिस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार घिरी हुई थी, उसी मामले में अब राहत की खबर आई है। पीएनबी घोटाले का मुलजिम नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए उड़ाने का इल्जाम है। करीब 13 महीने पहले इस बड़े स्कैम का खुलासा हुआ था, तभी से इसकी तलाश जारी थी। इससे पहले एक और भगौड़े विजय माल्या को भी लंदन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले बहुत मुख्तलिफ हैं। नीरव मोदी के हिंदुस्तान से फरार होने पर अपोजिशन लगातार मरकजी सरकार को निशाने पर लिए हुई थी। अब जबकि नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में यह सरकार के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीरव मोदी को मुल्क कैसे वापस लाया जाएगा। उधर भगौड़े मुलजिम नीरव मोदी की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने इंतखाबी स्टंट करार दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने इसे भगाने में मदद की थी, अब इसे वापस ला रही है। बीजेपी इसे चुनाव के लिए ला रही है, फिर वापस भेज देगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या नीरव मोदी की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए चुनाव में भी असर डाल सकती है। इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हीरा कारोबारी और भगौड़े नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का मुलजिम नीरव मोदी लंदन में दबोच लिया गया। घोटाले को अंजाम देने के बाद नीरव मोदी हिंदुस्तान से फरार हो गया था। इसके खिलाफ हाल ही में वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नीरव मोदी के हिंदुस्तान से फरार होने पर अपोजिशन लगातार मरकजी सरकार को निशाने पर लिए हुए थी। अब जबकि नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में यह सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीरव मोदी को मुल्क कैसे वापस लाया जाएगा। उधर भगौड़े मुलजिम नीरव मोदी की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने इंतखाबी स्टंट करार दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने इसे भगाने में मदद की थी, अब इसे वापस ला रही है। बीजेपी इसे चुनाव के लिए ला रही है, फिर वापस भेज देगी। देखिए, देश का चौकीदार जागा हुआ है। एक एक चोर को ये चौकीदार पकड़ेगा और पकड़ कर दिखाया है। चोर कहीं दूर तक भाग जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन ये चौकीदार चैन से बैठने वाला नहीं है, चोरों को पकड़ कर लाएगा। तो नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ईडी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। ऐसे सारे चोरों को पकड़कर देश की धरती पर लाएगा चौकीदार। सवाल लोन देना यहाँ देश में मना नहीं है, लेकिन लोन जिसने खाया हो उसको विदेश भगाना वो बीजेपी ने काम किया। लेकिन अभी बीजेपी की काफी बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी ने उन्होंने इलेक्शन के लिए लाया, इलेक्शन के बाद फिर भेज देंगे बीजेपी वाले। कांग्रेस और मुल्क की दूसरी अपोजिशन पार्टियां लगातार नीरव मोदी को वतन वापस लाने में नाकाम रहने पर वजीर-आजम नरेंद्र मोदी की सख्त नुक्ताचीनी कर रही थी। अपोजिशन का इल्जाम था कि मरकजी हुकूमत गहरी नींद में सोई हुई है और मुजरिम ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया था कि नीरव मोदी के बारे में मीडिया को पूरी जानकारी है, लेकिन सरकार को इसका कोई इल्म नहीं है। कांग्रेस ने नीरव मोदी के हिंदुस्तान से फरार होने के बाद से उसकी सरगर्मियों की सिलसिलावार तफसीलात देते हुए कहा कि वो ऐसे मुल्क में है जिसके साथ हिंदुस्तान का हवालगी मुआहिदा है, लेकिन हुकूमत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब जबकि नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीरव मोदी की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए चुनाव में फायदे का सौदा साबित होगी, और क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर भी सियासत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ठीक इंतखाबात से पहले यह सरकार के लिए और बीजेपी के लिए खासतौर से बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि लंदन से नीरव मोदी को क्या चुनाव से पहले सरकार ला पाएगी। हमारी जो एजेंसियां हैं,
क्या नीरव मोदी को चुनाव से पहले हिंदुस्तान ला पाएंगी? यह भी बड़ा सवाल उठता है। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ प्रिया शर्मा जी, जो कि लीडर हैं बीजेपी की, जुड़ी हुई हैं। जस्टिस ZU खान साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं आइन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट में। इनके अलावा अमीर हैदर जैदी साहब CPI लीडर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रिया शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि नीरव मोदी की गिरफ्तारी यानी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर। जी, हमारे लिए क्या है, बीजेपी की ये सिर्फ जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। जिस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम हमेशा साफ सुथरी छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, हम करप्शन को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। हमने सिर्फ कहा ही नहीं, हमने करके भी दिखाया हुआ है। आप ये पहले बोलिए कि पहले हमेशा ये सुनने को आता था कि फलाना जो है करप्शन करके भाग गए, फलाना है जो यहां भाग गए, वहां भाग गए। अब क्या हो रहा है कि जो पुराने लोग भाग गए हैं या किसी तरीके से पुराने लॉज के कारण वो भाग गए और उनको हम पकड़ने में नाकामयाब रहे, अब नए लॉज ला करके हम 2018 में हमने फ्यूजिटिव लॉ बनवाने की कोशिश की है और उसके तहत ईडी ने अर्जी भी लगाई हुई है। तो वो एक एक करके बाहर से भेजे जा रहे हैं। पिछले साल से जीत जो हमारी शुरू हुई थी, फारूक टकला नाम के व्यक्ति जो कि दाऊद के राइट हैंड माने जाते थे, उसको UAE ने एक्स्ट्राडाइट किया था। तो इसी तरीके से सिलसिला जारी है। माल्या बोल लीजिए या सक्सेना बोल लीजिए, क्रिश्चियन मिशेल बोल लीजिए या और बहुत सारे लोग बोल लीजिए, आप तलवार बोल लीजिए या कुछ भी करके। प्रिया शर्मा, सवाल ये उठता है कि ये भगौड़े बोल कब वापस आएंगे, इंडिया कब आएंगे? वेदी तक पहुंचाया जा रहा है। प्रिया शर्मा, सवाल ये उठ रहा है कि ये भगौड़े इंडिया कब आएंगे? तो जारी है। जी बिल्कुल, जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो बिल्कुल भारत आएंगे। इसी के लिए ये इनिशिएट किया गया है पूरा प्रोसेस। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो पिछले साल जनवरी में नीरव मोदी भाग करके गए थे, तब से लेकर हर एक महीने हर एक किस्म की कार्रवाई हुई है। आप मुझे समय देंगे तो मैं एक एक करके गिना भी दूंगी आपको। नहीं, देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप गिनाएंगे तो मेरा डिबेट इसी में निकल जाएगा। लिस्ट बहुत लंबी है। जो भगौड़े हैं, जो मुल्क को लूट कर भागे हैं, डकैत हैं, उनकी लिस्ट प्रिया शर्मा बहुत लंबी है। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चौकीदार बहुत हो गए हैं, ऐसे में मुल्क से बाहर जाना आसान नहीं होगा। जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है ठीक है, मैं मोहम्मद अली खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। वापस खींच के मोहम्मद अली खान साहब, चौकीदार अपनी चौकीदारी करने लगे हैं अब। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। प्रिया शर्मा जो कि बीजेपी लीडर है, उन्होंने कहा कि यह देश की जीत है। आज पूरा मुल्क खुश है जिस तरह से नीरव मोदी को लंदन में दबोचा गया है। जी अबू हुरैरा साहब, सारे पैनलिस्ट को आदाब। मैं शुरुआत यही करके कहूंगा, अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं प्रिया जी, तो आपको जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी इनके भागने की। क्योंकि अगर ये अकेली मिसाल होते तो आज हम आपकी पीठ थपथपा रहे होते कि चलो ये एक आदमी भाग गया, आप उसे पकड़ के ले आए। मगर दुख की बात यह है प्रिया जी कि ये अकेली मिसाल नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रिय मेहुल भाई, जिन्हें जैसे वो उन्हें बुलाते थे, वो भाग गए। नीरव मोदी को पहले से इत्तला हो गई थी कि उनके खिलाफ LOC खुलने वाली है, उसके बावजूद वो भाग गए। विजय माल्या, जिन्हें आप लोग इस बार सांसद मिलाए थे, अरुण जेटली को बता के भागे बाकायदा वो तो, और उनके खिलाफ जो LOC थी, जो खुली हुई थी, वो बंद करवाई और फिर दोबारा खोल दी। प्रिया जी, हम आज तक सवाल करते हैं आप लोगों से पार्लियामेंट में कि किसने ये इंटरफेरेंस किया और किसने बंद करवाई LOC विजय माल्या की। आज तक आपने जवाब नहीं दिया। वाइब्रेंट गुजरात की शान सांदे सारा साहब, जो आपके प्रिय शान सांदे सारा साहब थे, वो भाग गए। तो जब आप एक इंसान को पकड़ के लाते हैं, और वो भी आप करते हैं जब टेलीग्राफ UK स्टोरी छापता है, एक हिंदुस्तानी चैनल खबर चलाता है कि 1 साल से कागजात आपके पास पड़े हुए हैं मगर आप कोई कदम ही नहीं उठा रहे, तो फिर तो आप लोगों की तारीफ करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रिया जी, आप तो समझ सकती होंगी। तो देखिए, गलती दरअसल हमारे प्रधानमंत्री की है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग भागे हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ये सब प्रधानमंत्री के मित्र हैं। किसी ने उनके साथ तस्वीर खिंचाई है, किन्हें स्वयं ही प्रधानमंत्री भाई बुलाते हैं, कोई उनके वाइब्रेंट गुजरात की शान होते थे। तो सवाल तो उठेंगे प्रिया जी,
और आज ये बात इसीलिए हम कहते हैं, हम बेबुनियाद आरोप नहीं लगाते कि चौकीदार चोर है, हम बड़े जिम्मेदारी से और सारे सबूत आपके सामने रख के ये आरोप लगाते हैं और दोबारा लगाएंगे। ठीक है प्रिया जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस पर, आप कुछ कहना चाह रही हैं, 30 सेकंड है आपके पास। हाँ अबू जी, मुझे लगता है आपको मुझे समय दे ही देना, हाँ मैंने ठीक ही कहा था, मुझे लगता है आपको समय दे देना चाहिए था मुझे बोलने के लिए। बिल्कुल। असल में ऐसा है कि इल्जाम तो आप लगाते रहेंगे, आप वैसे बनाते रहेंगे। जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा है, ऐसी बात है। आप ये बताइए कि पहले ऐसा क्यों होता था कि पहले जर्नलिस्ट क्या उनमें काबिलियत नहीं थी ऐसे लोगों को पकड़ने की, या कुछ उन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने पकड़ा नहीं है। जर्नलिस्ट ने कभी नहीं पकड़ा, जर्नलिस्ट के पास वो ताकत नहीं होती है, उसने स्पॉट किया। तो स्पॉट तो कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकते हो, और वो काबिल तारीफ है वो जर्नलिस्ट जिसने ऐसा काम किया हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि पासपोर्ट रद्द किसने किया? आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जर्नलिस्ट ने नहीं किया। शर्मा, फिर सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर ये सारा काम जर्नलिस्ट करेंगे तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? देखिए हमारी एजेंसी देश की एजेंसी, हाँ सरकार और देश की एजेंसियां हैं, वो किसी हमारी मेरी एजेंसी नहीं है। ऐसी बात है कि ईडी ने अभी 4 मार्च गया हुआ है, 4 मार्च को उनका 4 दिसंबर को यह जारी कर दिया गया था कि उनके घर को जमींदोज किया जाएगा। 100 करोड़ का घर है, सी फेसिंग घर है, बंगलो था उनका, वो पूरा जमींदोज कर दिया गया। 8000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई है पूरे तरीके से। उनके जो अलग अलग ठिकाने थे, अहमदाबाद में, सूरत में, वहां से कई ज्वेलरी पकड़ाई गई है। अभी आज की तारीख में 173 पेंटिंग्स उनकी नीलाम कर दी जाएगी और 20 से ज्यादा लग्जरी कारें जो है वो नीलाम कर दी जाएंगी। और ये सिलसिला जो है ये पिछले साल, मैं बात कर रही हूं पासपोर्ट रद्द करने की, पिछले साल फरवरी की बात कर रही हूं। उसके बाद से अगस्त में, उसके बाद जून में एक्शन लिया गया, उसके बाद फिर अगस्त में एक्शन लिया गया। तो ये जो प्रक्रिया है जिससे आप पता चल रहा है कि एक्शन लिए गए, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो था। तरीका होता है, हाँ एक्शन तो जरूर लिए गए लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो था। नहीं, हर महीने देखिए ये इंटरनेशनल प्रोसेस है। नहीं देखिए, इंटरनेशनल प्रोसेस होता है। अगर हमारे देश की बात होती तो फिर बात बहुत जल्दी से मुस्तैदी से आगे बढ़ती, लेकिन जब ये इंटरनेशनल प्रोसेस है तो एक तरीका होता है, एक एजेंसी के थ्रू ये अर्जी लगाई जाती है वहां पर, और एजेंसी वहां पर यूके की एजेंसी को बोलेगी। अब देखिए बात अगर माल्या की ले ले तो माल्या के केस में वहां की होम मिनिस्ट्री में बात अटकी हुई है। सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो होम मिनिस्ट्री में अटक जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी होता है। ठीक है प्रिया शर्मा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, नहीं अबू जी बस 2 सेकंड मैं कह रही हूं कि जो हमारे हाथ में होता है वो हमने किया या नहीं किया, तो वो मैं कहती हूं कि जो हमारे हाथ में था वो हमने मुस्तैदी के साथ बहुत तरीकेबद्ध तरीके से हमने वो पूरा काम किया हुआ है। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, पूरे शुरू से लेकर आपकी नजर इस पूरे मामले पर रही और अपोजिशन पूरा एक तरह से इस इशू को उठाता भी रहा, इस सरकार पर एक तरह से टारगेट भी करता रहा इस इशू को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह कुछ नहीं है, चुनावी स्टंट है, जिस तरह से नीरव मोदी को ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है? अबू हुरैरा भाई, मेरी नजर तो पूरी न्याय प्रणाली पर रहती है और रहती जाइए। आज कहा जा रहा है कि देश जीत गया, और यकीन मान लिया अबू हुरैरा भाई, जिस दिन ये देश जीतेगा मैं सबसे ज्यादा खुश हूंगा, चीख के कहूंगा यकीनन आज देश जीत गया। मुझे अफसोस होता है कि आज जिस चीज का जश्न मनाया जा रहा है तो किसी चीज का शोक भी मना लिया जाए। मक्की मस्जिद ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट का आज आरोपी छूट जाता। कौन किसने ब्लास्ट किया था वो किसी को नहीं पता चलता। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई की थी तो उसमें से 4 आरोपी लापता हो गए थे। जमीन खा गई थी उन्हें या आसमान निकल गया था, किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। तो समझौता एक्सप्रेस के जो ब्लास्ट के आरोपी भरी हुए हैं, उनमें से मक्की मस्जिद के, अजमेर ब्लास्ट के, उनमें से भी कुछ आरोपी लापता हैं। कहां है नहीं पता चलेगा, किसी इतिहास कहीं नहीं पता चलेगा। क्यों कि एक जो भगवाधारी आतंकवाद इस देश के अंदर है, जिसके पूरे वनवासी कल्याण आश्रम है, जिसे कोई भी कभी भी कितने दिनों के लिए छिपाया जा सकता है। नहीं लेकिन ठीक है, देखिए ये कोर्ट का मामला है अमीर हैदर जैदी साहब, कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। मामले बता रहा हूं, नहीं कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, मामला बता रहा हूं। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो मेरे ऊपर चलाया जाए, मैं स्वीकार करता हूं।
लेकिन यह तो सवाल प्रश्न बन जाता है, क्या समझौता एक्सप्रेस के सवारियों ने जो पैसेंजर थे उन्होंने खुद ब्लास्ट किया था, या मक्का मस्जिद के आरोप नहीं? ठीक है, ये डिबेट का इशू हो सकता है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब सवाल बन जाता है। ये डिबेट का एक इशू हो सकता है, इस पर पूरी एक बहस हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस उस पे जा रहा हूं। नहीं, मेरा जो हमारा जो डिबेट है उस पर बात की जाए। मैं उस पे जा रहा हूं जी, मैं उस पे जा रहा हूं जी। ये तो ये नजर आने लगा है कि जब चाहे राजनीतिक एजेंडे से किस गिरफ्तारी से फायदा होगा और किसे सजा देने से फायदा होगा, ये दोनों को मैं जोड़ता हूं। नीरव मोदी को गिरफ्तारी से फायदा होता है चुनाव के अंदर, तो गिरफ्तारी करा लीजिए। मैं प्रिया शर्मा में आ रहा हूं। अगर असीमानंद छोड़ने से इलेक्शन के अंदर फायदा होता है तो इलेक्शन असीमानंद को छोड़ दीजिए। बस एक नहीं, ये देश देख रहा है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया पर उठी है, हमारे देश की न्याय पर उठी है। ये आतंकवाद अबू साहब ठीक है ज़ैदी साहब, बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि देश में जो न्याय और अन्याय होता है, न्याय की बात होती है के 2 आरोपी ज़ैदी साहब के अंदर पकड़े जाते हैं। नहीं, ठीक है ज़ैदी साहब, मैं आपके इशू पर भी आऊंगा। ज़ैदी साहब, मैं आपके इशू पर भी आऊंगा कि गिरफ्तारी न होने और भगाने और पकड़ने पर भी सियासत हो रही, इस पर आऊंगा मैं। इस पर ज़ैदी साहब मैं आऊंगा। ज़ैदी साहब मैं इस पर आऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। ज़ैदी साहब थोड़ा सा सुन लीजिए जी। प्रिया शर्मा, 30 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। बस एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ जी। हाँ ठीक है। ज़ैदी साहब आज बहुत आहत महसूस हो रहे हैं, लेकिन उनको बोलना चाहूंगी कि जो न्याय होता है वो आपके और मेरे पर्सनल सेंटिमेंट्स पर बेस नहीं होता है, वो पूरे तरीके से प्रूफ पर बेस्ड होते हैं। निकल जाता है। मैं आहत हूं उसी तरह से जिस तरह महात्मा गांधी के 4 हत्या आरोपी आज तक इस देश के अंदर। ठीक है ज़ैदी साहब, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर एक डिबेट हो सकती है। ज़ैदी साहब, ये बहस का मौजू है नहीं थी। ज़ैदी साहब, ये बहस का मौजू है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये मौका नहीं है। आज ज़ैदी साहब, ठीक है, देश को समझना पड़ेगा, लेकिन चुनाव में नुकसान होगा। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है ज़ैदी साहब। छोड़ने से चुनाव में फायदा होता है, नीरव मोदी को गिरफ्तार करने से चुनाव में फायदा होता है, तो ये दोनों मुद्दे एक है, ये अलग अलग नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं दोनों। ठीक है प्रिया शर्मा, 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। मैं फिर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब के पास नीरव मोदी को यहाँ लेकर के आना, भारत वापस लेकर आना चुनावी मुद्दा होगा। चुनाव में फायदा होता है तो नीरव मोदी गिरफ्तार है। असीमानंद को छोड़ने से चुनाव में फायदा होता है तो असीमानंद को छोड़ा जाएगा। पर देश, ये कैसी बात है? ये देश के साथ कैसा छलावा है? देश के साथ ये कैसा छलावा आप करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नीरव मोदी जो कि भगोड़ा है, नीरव मोदी जो कि भगोड़ा है, 13,000 करोड़ के स्कैम में फंसा हुआ है, उसको भारत अपने देश लेकर के आना। एक सरकार जब ऐसी प्रक्रिया पर अपनी कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। ठीक है देखिए, ठीक है मैं इस पर आऊंगा। देखिए, मैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ऑडियो डाउन कर दिए। प्रिया शर्मा जी, बात आपकी पूरी हो गई। अमीर हैदर साहब, आपकी बात हो गई। सुधीर सावंत जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो या फिर नीरव मोदी, इनके इश्यूज उठाती रही है, आमतौर से अक्सर इस इशू को उठाती रही है। आज जब नीरव मोदी जैसे भगौड़े की गिरफ्तारी हो गई, क्या वाकई में सरकार की उपलब्धि है? इस पे 2 मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा जी। कि पहले तो नीरव मोदी अभी गिरफ्तार हुआ है जी, उसको फिर बेल दिया जाएगा, बाद में वो मुकदमा चलेगा, फिर एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस तहत कोर्ट जो निर्णय देगा उस पर होम मिनिस्ट्री काम करेगी और बाद में होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो निर्णय होगा उसके आधार पर नीरव मोदी को वापस भेजने का निर्णय होम मिनिस्ट्री इंग्लैंड की करेगी। अभी ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबा प्रोसेस। जैसे आपने देखा मल्ल्या को भी गिरफ्तार हुआ, अभी मल्ल्या उधर मजे मार रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है भारत की तरफ से अगर मैं बोलूंगा तो पहले ये सारे चोर
भागे कैसे, क्योंकि उनको भगाया गया और पूरी तरह से वो एविडेंस है कि उनको अरेस्ट किया जाता था। तो बेसिकली हमारी देश की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरह से होते हुए भी ये लोग भाग गए। सवाल तो इस पर बनता है, चौकीदार के होते हुए भी ये लोग भाग गए। हाँ, दूसरे होते हुए दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने देखा है कि पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के राज होते हुए HSBC का स्कैम हुआ, उसमें 600 भारतीय लोग का नाम आया है कि इन्होंने पैसा विदेश में स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर SIT चल रही है, उनके अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं। उसके बाद पैराडाइज पनामा पेपर्स हुए, उसमें 600 लोग भारतीयों का नाम आया है। वो भी नाम अभी तक उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। 600 लोगों ने अपनी संपत्ति, भारत की संपत्ति विदेश में रखी है। उसके बाद पैराडाइज पेपर आया, उसमें भी 700 लोगों के नाम आई है। कोई भी कार्रवाई सरकार ने कांग्रेस की हो या बीजेपी को कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है दुनिया में काला धन को छुपाने का, और उस आधार पर हथियार की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, ये सारा पैसा आता है। अभी पाकिस्तान के नवाज शरीफ का नाम भी आया था पनामा पेपर्स में, उन पर मुकदमा चला, उनको अरेस्ट किया गया, उनको अभी सजा हुई है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को अपना पद छोड़ के सजा हुई है। तो न्याय प्रक्रिया पाकिस्तान में अच्छी है या भारत में अच्छी है, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसे तो हमें अपने यहाँ समझना होगा। उसके लिए हमें पाकिस्तान की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के सुधीर जी, उसके लिए हमें मिसाल देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ का मसला हम समझ लेंगे इसे। अहमद जावेद साहब, जो बात अमीर हैदर जैदी साहब हमारे यहाँ जावेद साहब, जो बात अमीर हैदर जैदी साहब कह रहे थे कि भाई कहीं गिरफ्तारी हो रही है और उसमें भी फायदा देखा जा रहा है और कहीं पर रिहाई मिल रही है उसमें भी फायदा देखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी वक्त है। ये इनका जज्बात हैं, इनके जो ख्यालात हैं वो बहुत अपनी जगह हैं, उसे समझना चाहिए। इस मसले में क्रेडिट लेना, गिरफ्तारी हुई है, अभी जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा एक प्रोसेस चलेगा, पता नहीं वो उनका एक्स्ट्राडिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है उन्होंने पहले ही से कोई दरख्वास्त दे रखी हो पनाह लेने की, तो सरकार उसे वहाँ की लंदन की उसे पनाह दे दे, और इस तरह का वो फिर पनाह का जो कागज होगा वो भी वहाँ पर जेर गौर रहेगा। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने समझाया, बहुत लंबा प्रोसेस है जी। असल सवाल ये है कि उस आदमी ने जो कुछ किया उसको रोका नहीं जा सका, ये हमारी सरकार की नाकामी है। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्रेडिट लेना कोई अच्छी अलामत नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि उसे ये इस गिरफ्तारी को या उसके भाग जाने को, सवाल तो सरकार के खिलाफ बनेंगे, लेकिन उसे इस किस्म का सियासी इशू बनाना, वोट हासिल करने के लिए बनाना, ये मेरी नजर में मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज जो असल सवाल है वो ये है कि इन भगोड़ों के भागने से देश को जो नुकसान हुआ है, क्या उस नुकसान की तलाफी मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। आप देखेंगे कि 2017 तक हमारे मुल्क में तरक्की बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हजारों करोड़ रुपया लेकर ये भगोड़े भाग गए, ये डाकू फरार हो गए हजारों करोड़ रुपया लेकर, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, हमारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। एक सेकंड, जितना ये लेके भागे उतना ही नुकसान नहीं हुआ। इनके भागने की खबर आने से पहले ही से जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो लेके भागने लगे। 75,000 करोड़ रुपया यहां से वो ले गए, फिर आनन फानन 25 लगभग 100 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के वो पैसे चले गए और देश की सनती तरक्की जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान मुल्क का हुआ है।
माशी तौर पर घट के माशी तौर पर मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 4.3 पर आ गया। ये जो नुकसान है, ये जो नुकसान है, क्या इसकी तलाफी मैं चाह रहा था कि सारे है? जितने पैनलिस्ट हैं उन्हें आप सुन लीजिए, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूं। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। जेडीयू खान साहब, अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करें, जिस तरह से सुधीर सामंत साहब ने कहा या अहमद जावेद साहब ने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, अब नीरव मोदी को 29 मार्च तक एक तरह से रिमांड में भेज दिया गया है और अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए, कितना लंबा प्रोसेस चलेगा? विजय माल्या की मिसाल हमारे सामने है, गिरफ्तार जरूर किया गया लेकिन इंडिया उन्हें हम नहीं ला सके हैं। एक्चुअली इसमें तरीका ये होता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक प्रोसीजर दिया गया है कि चार्जशीट आने के बाद किस तरह से डील किया जाता है। अगर वो भगोड़ा है या एब्सकॉन्डर है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। चार्जशीट में कॉलम होता है कि एब्सकॉन्डर है, चार्जशीट इन एब्सकॉन्डिंग उसको सबमिट की जाती है, फिर उसमें कोर्ट अपना वो करता है और कोर्ट को ये पूरी पावर है कि इन एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डर एविडेंस रिकॉर्ड करे और वो एविडेंस तब पढ़ी जाएगी जब इन केस ऑफ हिज अरेस्ट, जब भी कभी वो उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो वो एविडेंस उसकी पढ़ी जाएगी। इसलिए ये कहना कि ये किसी अगर बाद में भी आता है तो ये बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एविडेंस अगर कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है तो वो बाद में पकड़ने के बाद भी हो जाएगी। अब आप इसका मसला देखिए कि उसका इस टाइम पोजीशन क्या है। ब्रिटेन में गया वो, उसके पहले ये था कि वो अवेलेबल नहीं है, वो किस कंट्री में है ये पता नहीं है। अब ये पता लगा कि ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन से इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज है। हर उस मुल्क से एक्सट्रेडिट किया जा सकता है आदमी जिससे कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो। इत्तेफाक से इंग्लैंड से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इंडिया के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हिसाब से वो किया जाएगा। उसमें दो ही चीजें देखी जाती हैं, पहले तो ऑफेंस कमिट हुआ है, ये फोर्जर है, ये इसने तमाम फोर्जरी किए, इससे ठगी किए, इसने 420 किया है, इससे तमाम आईपीसी का ऑफेंस किए जिससे कि पूरी तरह से इसके खिलाफ ऑफेंस साबित होते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्सट्रेडिशन का, किसको एक्सट्रेडिट होना चाहिए। वो एब्सकॉन्डर है, ये भाग गया है, इसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज लेके और सारा पैसा लेके भाग गया है, तो ये उससे बड़ा मुद्दा है एक्सट्रेडिशन के लिए। एक्सट्रेडिशन इसका होना चाहिए। अब ब्रिटिश कोर्ट को ये तय करेगी पहले कि एक्सट्रेडिशन है। पहली बात तो ये एक्सट्रेडिशन, ये लोग अपना ये बचाव लेते हैं कि साहब इंडिया में इनह्यूमन जस्टिस साहब एक चीज मैं आपसे और समझूंगा, उसके बाद ब्रेक पर मुझे जाना है। जस्टिस साहब एक चीज और मुझे समझाइए कि जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है या उसे हिंदुस्तान लाना कितना मुश्किल है? ज्यादा इंपॉर्टेंट जी, गिरफ्तारी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हिंदुस्तान लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज और जो और चीजें हैं उनमें सब देख के और उसमें डिसीजन लेना और तब पकड़ के लाना। माल्या है, माल्या के खिलाफ सब कुछ हो चुका है, फिर भी अपील पेंडिंग है और अपील में भी तमाम मुद्दे उठ सकते हैं, इसलिए उसको लेके आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है न कि गिरफ्तारी, क्योंकि उसके खिलाफ तो पूरा सबूत हिंदुस्तान में है ही, और अगर यहां आ जाता है वो तब तो उसको सजा होना ही है और एविडेंस भी पूरी है, इसलिए इस एविडेंस करा ली जाती है कि आगे अगर कहीं वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ है या विटनेस की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, अगर प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह की शुरुआत है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार जरूर हुआ है, क्या चुनाव पर भी उसकी गिरफ्तारी का असर पड़ेगा या इस पर सियासत होगी? गुलाम नबी आजाद साहब ने आज नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से दिया। उन्होंने यही कहा कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चुनावी स्टंट बताया इसे। जी बिल्कुल सही बताया अबू हुरैरा साहब, और इस तंज जैसे बोलेंगे उर्दू में हम की एक वजह है, क्योंकि आप इनका व्यवहार देखिए। और प्रिया जी मैं चाहता हूं आप ये बात सुने और इस बात पे गौर फरमाएं कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर को नीरव मोदी के भागने से 1 साल पहले इत्तला हो गई थी। किसी विसल ब्लोअर ने आके सारे कागजात दिए थे कि ये आदमी जिसे आपके टेनियर के दौरान ये लोन्स मिले हैं ये फ्रॉड कर रहा है पीएनबी के साथ। प्रधानमंत्री के दफ्तर ने कदम भी उठाया, उन्होंने वो पूरी चिट्ठी उठा के भेज दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उसके बाद उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आप बोलती हैं आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाए हैं। मैं आपको बता दूं प्रिया जी, जो बंगला डिमोलिश हुआ है वो उस एक्ट के तहत नहीं हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पर्यावरण और वन के जो नॉर्म्स हैं वो वायलेट हुए थे। ये आपकी सरकार का स्टेटमेंट है, तो मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, मैं आपको एक और हैरानगी की बात बताता हूं प्रिया जी, और शर्मिंदगी की बात कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल का ड्राफ्ट जो था आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में 2015 में डाल दिया था,
और सचमुच ये तारीफ लायक बात होती अगर आप इसे पार्लियामेंट में ले आते, जिस जोश जज्बे के साथ आप ट्रिपल तलाक को लाए थे, इसे भी ले आते 2015 में ही। कौन इसका विरोध करता? इतना अच्छा बिल था, मगर आप नहीं लाए। आप लाए जब ये लोग भाग गए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको बताता हूं प्रिया जी, आज जो ये कार्रवाई हो रही है और आप लोग जो इनको पकड़ के ला रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें हमारी पीठ, लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए बीच में। क्योंकि मोहम्मद अली खान साहब उद्योगपतियों का फायदा किया है। खान साहब मेरा एक सवाल बीच में ले लीजिए। मोहम्मद अली खान साहब, ये भगौड़े जो ठीक है भाग के मोदी सरकार में गए, लेकिन पले बढ़े तो कांग्रेस की ही सरकार में है। इसका भी बड़ा आसान जवाब है अबू हुरैरा साहब, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि मौका मिल जाता है कि दर्शकों को इनका ये एक और दुष्प्रचार खोखला दिखाने का। अगर हम लोगों ने ये लोन दिए थे और हम लोगों ने इन लोगों की मदद की थी, तो हम लोग तो यही हैं। आप लोग हम पे कार्रवाई क्यों नहीं कराते? हम तो 4 साल से 5 साल से आपको आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे रहे हैं, कार्रवाई कराओ। आप जैसे 2G में झूठे आरोप लगाते थे और फिर कोर्ट के सामने कुछ साबित नहीं कर पाए, वही हालत है, इसलिए आज तक आपने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। दूसरी बात, विजय माल्या को पार्लियामेंट में कौन लाया है इस बार? आप लोग लाए। नीरव मोदी को लोन्स किसने दिए? आप लोगों ने दिए। पीएनबी वाला कांड कब हुआ? आपके दौरान हुआ। मेहुल चोकसी, जिसे आप मेहुल भाई बुलाते हैं, उसे एंटीगुआ की सिटीजनशिप हिंदुस्तान की मदद से कब मिली? आपके टेन्योर के दौरान। तो इस बार आप पंडित नेहरू या कांग्रेस सरकारों पे उंगली नहीं उठा सकते मेरे दोस्तों। इस बार गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, चाहे आप कितनी पीआर कैंपेन कर लो कि चौकीदार मैं भी हूं। आप जैसा चौकीदार कोई भी नहीं है। प्रिया शर्मा जी, यह सवाल तो उठता है कि इतने चौकीदार होने के बावजूद ये कैसे भाग जाते हैं? भगौड़े डकैत कैसे हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, और वो भी हजारों करोड़ का घोटाला करके? शक तो होता है कहीं ना कहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता खान साहब को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूं। बात बड़ी खूबसूरती के साथ रखते हैं ये, लेकिन ऐसी बात है कि झूठ को कितनी भी हनीलेस तरीके से आप पेश करने की कोशिश करेंगे, झूठ तो झूठ ही रहेगा, वो सच कभी होगा नहीं। उनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बताइए, पीएनबी का स्कैम, जब पीएनबी इतने सारे लोन्स दे रही थी, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखा नीरव मोदी का, तब किसकी सरकार थी? ये बात उठी भी थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दी। आप ये बताइए, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के पूरे 10 साल में जो 10 बड़े बड़े घोटाले किए कांग्रेस ने, एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि किसी भगौड़े को लेकर के आए हो वो। उन्होंने तो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले को ऐसा भगाया कि उसके पीछे तो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। दूसरी बात, तीसरी शायद और चौथी भी होगी, तो ऐसा है कि कांग्रेस बार बार ये बोलती है बीजेपी से कि ये बीजेपी के काल में भागे हैं। काम ये इन्होंने जो स्कैम किया है वो कांग्रेस के काल में किया। कोई कानून नहीं था ऐसा कि जो उनको भगौड़ा साबित कर दे और वापस ले आए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2018 में पेश होता है, ये सरकार पेश करती है, और उसके तहत में ये ईडी गुजारिश करती है कि उसे भगौड़ा, नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित किया जाए और वापिस घसीट करके भारत लेकर के आया जाए। नहीं अबू जी, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। बात लेकिन मैं आपको और वक्त दूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपकी सरकार में ये भागे हैं डकैत, ये भगौड़े, तो उस पर अब क्रेडिट आप लोग क्यों ले रही हैं? जब गिरफ्तारी हुई है, सरकार बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है इस पर? भागे वो इसीलिए क्योंकि ऐसे कोई कड़े कानून नहीं थे जिनके द्वारा हम कांग्रेस तो कह रही है कि भगाए गए हैं, और अब हम ये कानून ला रहे हैं। हम अब इसी सुनिए अरे भगाए गए होते, आप ये बताइए, तो उनको वापस लाने की कवायद हम क्यों करना शुरू कर चुनाव के लिए? उनको तो गुलाम नबी आजाद साहब का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि ये चुनावी स्टंट है। आप सुनिए, अरे गुलाम नबी आजाद साहब तो कांग्रेस के हैं। अब उनको अगर कांग्रेस, अब ये देखिए, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता हो या नेता हो, उनके लिए आज स्थिति बहुत भयावह हो गई है। उनके पास मुद्दे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो भी कुछ बीजेपी करेगी उसको कह देते हैं, और जब देश की भी जीत होती तो वो कहते हैं ये तो सब कुछ चुनाव के कारण है। ये पिछले साल नहीं कह रहे थे, जब पासपोर्ट रद्द किया गया था तब ये नहीं कह सकते थे कि इलेक्शन सामने है। आप ये बताइए कि एक दिन, जिस दिन ये आउट हुआ था, उसके ठीक एक दिन बाद क्या किया गया? 35, एक हफ्ते के अंदर 35 ठिकानों पर
छापेमारी करके 550 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना, टाइम भी कम है। 5,100 करोड़ रुपए, 5,100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। प्रिया जी बात हो गई, मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम दे दिया। आधा अमाउंट था। अब ये बताइए तब क्या इलेक्शन सामने था? तभी बीजेपी एक्ट कर रही थी, उसके बाद जून में भी एक्ट कर रही थी, जुलाई में भी एक्ट कर रही थी, अगस्त में भी एक्ट कर रही थी, दिसंबर में भी एक्ट किया है और अभी मार्च में भी एक्ट किया है। अब हम क्या करें अगर इलेक्शन सामने आ रहा है तो? जी प्रिया जी बात हो गई, खान साहब जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, मुझे फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना। जी बात आपने ऐसी कर दी है ना, और हमारे पास बहुत कुछ है बोलने को। 30 सेकेंड। जी प्रिया जी मैं अपना पॉइंट आपके सामने रख दूं। देखिए प्रिया जी, मुझे जानती हैं क्यों लग रहा है, और हम सब कांग्रेसियों को लग रहा है कि असर हुआ है हमारे चौकीदार चोर है के नारा का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक तरीके से विचलित हो गए हैं। और मैं कल सुन रहा था, उन्होंने ये देश भर के चौकीदारों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या वार्ता की, और सचमुच मुझे हंसी आ रही थी जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। इतना ऑर्केस्ट्रेटेड मामला था कि मुझे समझ नहीं आता था प्रधानमंत्री जी को किसने बताया अच्छी मार्केटिंग स्टंट होगी। सवाल बस इन्हीं की कमी रह गई थी, ऐसे सवालों की कि जनाब आप कितने खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी, जैसे वो सवाल थे ना कि आप में एक फकीरी है। अगर आपको लग रहा है ये करके आप लोग चुनाव जीतेंगे तो सचमुच आपका ताल्लुक लोगों से खत्म हो गया और आप मुद्दे नहीं समझ पा रहे हैं। जो आपके खिलाफ गुस्सा है वो बहुत बुनियादी है। ये यहाँ पे दुष्प्रचार और एक पार्टी की अध्यक्षा से अगर कोई जर्नलिस्ट ये पूछती है कि आपकी सास आपके साथ कैसा व्यवहार करती थी, आपके सास के साथ कैसा रिलेशंस था, तब आपने प्रश्न नहीं पूछा। आज आपको प्रश्न लगता है? अगर कोई एक भारत का आम नागरिक अपने प्रधानमंत्री अपने द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को कहता है कि आप छात्रों से सवाल जवाब लेते हैं, सबसे बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सच्चाई से जवाब देते हैं। आपके मित्र आके सवाल कर जाते हैं, वो जवाब देते हैं मुस्कुरा के। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतने डरते हैं सवाल जवाब से, तो उनका ताल्लुक इतना टूट गया है लोगों से कि वो इतना डरने लगे हैं। प्रिया जी तकलीफ नहीं हो रही थी, प्रिया जी इतना क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री हैं, जवाब देना तो उनकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है उनकी। क्यों डरते हैं इतना वो? आप जैसे काबिल प्रवक्ताओं को क्यों बीच में मजबूर करके जवाब देने के लिए? खाना बनाने के लिए या नहीं? ठीक है, हाँ मैम वो सवाल भी पूछे गए और इसके अलावा मैंने दोनों लोगों को बहुत टाइम दे दिया। मोहम्मद अली खान साहब और प्रिया शर्मा जी को दोनों लोगों को बहुत टाइम दे दिया। आप लोगों ने अपनी बात रख ली। मैं अमीर हैदर जैदी साहब उसके बाद सुधीर साहब आपके पास भी आऊंगा। अमीर हैदर जैदी साहब, देखिए दो सरकारें हैं, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस, इन दोनों ही सरकारों को अगर आप मिला लीजिए तो इन्हीं में इस तरह के डकैत आए जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, अवाम और सरकार को लूटकर भाग गए। और आज देखिए गिरफ्तारी पर यही दोनों सरकारें, दोनों पार्टियों के जो एक तरह से लीडर हैं वो लड़ रहे हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है अमीर हैदर जैदी साहब कि इन्हीं के सरकार में घोटाले किए गए और अब यही सरकारें और यही सब लीडर एक तरह से लड़ रहे हैं। अबू हुरैरा भाई, कभी जब हम पढ़ते थे तो अरस्तु को, मैकाले को और प्लाटो को जब हम पढ़ते थे तो बड़ा अजीब दिमाग में नहीं आता था कि ये क्या है जो ये परिभाषा राजनीति की देते हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, वो सच नहीं होता। हुकूमतें जो चाहती हैं वो दिखाया जाता है और पर्दे के पीछे जो होता है वो इतना गंदा, इतना घिनौना होता है कि आप अगर देश की आवाम ये जान ले तो इन्हें 2 मिनट में करते। मैं एक परिभाषित खुद राजनीति करता हूं। वजनी दहन वाले, ये पेट वाले, अगर ये कहें कि हम देश के रक्षक हैं, देशभक्त हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं, जिनके पेट मोटे मोटे हैं, वजनी दहन है, उन्हें जूते मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। वो देशभक्त नहीं हो सकते। मैंने माना कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इन्होंने लोन लिया था, कर्ज लिया कुछ कम्युनिस्ट करते हैं। लेकिन अपराध किसके अंदर हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ? बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी के कार्यकाल में भागे। तो एक दूसरे को दोष देते रहिए और देश को गुमराह करते रहिए। ये काम राजनीति का हो गया है। जिस दिन देश इस चीज को समझ गया वो हो जाएगा। एक चीज और है, बार बार जिस पे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होता, चाय वाले के रूप धारण करके आए तो पकोड़ा योजना मिली थी, अब चौकीदार का रूप धारण करके आए तो कुछ कौन सी योजना मिलेगी? उत्तर प्रदेश के चौकीदार को मात्र 1500 रुपए महीना मिलता है। आज ही की रिपोर्ट है, आज ही की रिपोर्ट है।
आज की रिपोर्ट बताओ, उत्तर प्रदेश के चौकीदार को मात्र 1500 रुपए मिलता है, दिल्ली के चौकीदार को जिसे हम गार्ड कहते हैं 1250 रुपए महीना मिलता है। हमने कहा 20,000 कर दो चौकीदार की तनख्वाह, उन्हें नहीं कर सकते, लेकिन शायद उसी चौकीदार के बेटे को ये अवसर प्रदान हो रहा होगा क्षेत्र के अंदर 20,000 कर दो। नहीं, इन्होंने कहा हेमराज के ऊपर इन्होंने चौकीदार ने हेमराज का फैसला हुआ है, बहुत कम रुपए मिलते थे, आज उसी के बेटे को ये सपना देखने के लिए अवसर प्रदान हो रहे हैं कि वो अपने सपनों को आगे लेकर के बढ़ता जाए। इंटरनेट का पूरा देश जानता है। मैं आपको बता दूं, अभी बता दूं, एक बच्चा मेरठ का इंटरनेट सस्ती हो गई जी, भर्ती के अंदर गया, इंटरनेट सस्ती हो गई, फेल था, दिखा दिया फेल के अंदर, इंटरनेट सस्ती हो गई है। चौकीदार का बेटा या बेटी, उसकी संतान आज ये सपना देख सकते हैं कि घर बैठे भी आज बहुत कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, मुद्रा लोन उनको मिल सकता है अगर वो अप्लाई करें तो। उठा सकता आज चौकीदार के बच्चे भी सपने देखने के काबिल हो गए हैं, ये आप नहीं बोलेंगे। आप चुपिए, मैं क्या बोलूंगा, मुझे देश सुनता है, आपको सिर्फ भगवा गैंग सुनता है। ठीक है, देखिए अब डिबेट के बाहर फिर निकल जाएगा। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, बात हो गई। ब्रिगेडियर सुधीर जी, जिस दिन मेरी जुबान हक बयान करने से कतराए, ठीक है, ब्रिगेडियर सुधीर साहब, ब्रिगेडियर सुधीर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई, क्या वाकई में इस चुनाव में इस इशू को, इस मुद्दे को भी भुनाएंगी पार्टियां, इस पर सियासत होगी? देखो ये अभी जो हुआ है उसका प्रोसेस मैंने बताया कितना लंबा। चुनाव 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने एक बहुत सच्ची बात देश के सामने रखी थी कि 500 करोड़ हमारा जो भारत का धन है वो विदेश में है, अगर वो धन लाएंगे वापस तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए हम देंगे। तो आज मोदी जी के टेबल पर, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर 2000 नीरव मोदी जैसे लोगों के नाम है, लेकिन उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। 50 लाख करोड़ अगर आपको वापस लाना है तो ये 2000 लोगों का नाम आपके पास है, तो 5 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और वही नीरव मोदी का है, नीरव मोदी का पूरा घोटाला पता होते हुए भी नीरव मोदी बाहर भाग कैसे गया, यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल साबित करता है कि मोदी जी को कतई जरूरत नहीं समझी कि जो हमारा पैसा बाहर गया है वो काले धन के दलालों को, वो गद्दारों को हम वापस भारत में लाके सजा करें। और ये सबसे बड़ा गुनाह इस भाजपा सरकार का आज है, ऐसा मैं दावे से कह सकता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी तो है, हालांकि अब गिरफ्तारी हुई है। अभी तो बात ही ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बात तो आज डिस्कशन तो इसी बात को लेकर हो रही है कि भगवान को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उसके पहले माल्या, उसके पहले क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना और फिर तलवार। ठीक है, लेकिन प्रिया शर्मा, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस को इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये मुल्क को लूट कर भाग गए, ये मुल्क के भगोड़े हैं, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत हम कहाँ कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं। सबसे पहले आपने जब डिबेट शुरू हुआ सबसे पहले क्रेडिट लिया आपने। सियासत कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। हम सियासत नहीं करते, देश ये जानना चाहता है। नहीं तो क्रेडिट लेना नहीं है, हम मैंने तो सिर्फ काम बताया। आपने मुझसे सवाल पूछा था अबू जी, अबू जी आपने मुझसे, अरे अरे सुनिए मैं आ रहा हूँ, उद्योगपति पैसा साहब सुन लीजिए, अब सुनिए अबू साहब, बात ऐसी है कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा। नहीं, इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कोई बात नहीं है इसमें, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई की है, क्रेडिट तो हमें भारत की जनता दे देगी, हमें लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सच है प्रिया शर्मा, मेरे हिसाब से कामयाबी उस दिन सरकार को मिलेगी जिस दिन ये भगोड़े इंडिया वापस लाए जाएंगे, जिस दिन हिंदुस्तान के भगोड़े वापस आएंगे, उस दिन असल कामयाबी होगी सरकार की।
मोहम्मद अली खान साहब, देखिए क्रेडिट हमें लेना है, क्रेडिट हमें 30 सेकंड में आपको दूंगा, मैं 30 सेकंड से आपको दे रहा हूं। क्रेडिट अगर हमें लेना है तो हम इस बात का जरूर लेंगे। नहीं अबू साहब लगता है मैं ऑडियो सबका डाउन कर दिया। मैं मोहम्मद अली खान साहब से रिएक्शन लेना। जी खान साहब 30 सेकंड है आपके पास। अबू हुरैरा साहब मुझे बस 30 सेकंड चाहिए। सबसे पहली बात, प्रिया जी एक अंग्रेजी में कहावत होती है, व्हेन यू आर ग्रेट यू डोंट टेल पीपल, पीपल टेल यू। जब आप कामयाब होते हैं आपको सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपको आके बताते हैं। दूसरी बात प्रिया जी, देखिए आप लोगों को 5 साल होने को आ रहे हैं, ये ऐसा वक्त है जब लोग आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है कि आप लोग इतने बौखलाए हुए हैं इस मुद्दे को लेके। आप लोगों को तो बात करना चाहिए गुड गवर्नेंस की, अच्छे दिनों की, जिसका आपने वादा किया था, वो विकास का रोड मैप जो आपने शुरुआत में लिया था, वो 100 स्मार्ट सिटियां जिनको आपने इजाद करने का वादा किया था। आज आपसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने बार बार जनता के साथ विश्वासघात किया है। और दुख की बात यह कि अगर आज की तारीख पे आप मजबूर हो गए कि आपको क्रेडिट लेना पड़ रहा है नीरव मोदी को वापस लाने पे, तो सचमुच आप लोगों ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए। ठीक है, मैं अहमद जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। हमने गुड गवर्नेंस का वादा किया था, हमने दिख रहा है जब दर्शकों को कौन खुश है कौन परेशान है। ठीक है अहमद जावेद साहब, क्या वाकई में चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी होना, क्योंकि जब से 1 साल या 13 महीने इस पूरे मामले को हो गए, अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस इस पूरे इशू को उठाता रहा है। क्या वाकई में चुनाव में यह भी एक फैक्टर बनेगा जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है? हालांकि यह कामयाबी अधूरी है, अभी ये ड्रामा है, गिरफ्तारी नहीं है। अहमद जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? 10 साल हो रहा था जावेद साहब, ड्रामा तो 10 साल हो रहा था। जब 10 जी जावेद साहब, मैंने सवाल सिर्फ ये किया, क्या ये एक चुनाव में फैक्टर होगा नीरव मोदी की, जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है? फैक्टर तो है ही, लेकिन ये फैक्टर कोई क्रेडिट ले ये फैक्टर नहीं है। असल फैक्टर ये है कि इतना बड़ा आर्थिक अपराध हुआ और वो अपराध अब उसको पकड़ के वो आ गया और ताज़ा हो गया, उस पर गुफ्तगू भी होगी, वो फैक्टर भी होगा और वो राय आम्मा को मुतासिर भी ये गुफ्तगू और ये मसला करेगा। देश को नुकसान हुआ है। सीधे आज कांग्रेस ने कहा, गुलाम नबी आजाद साहब ने सीधे कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावी फायदे के लिए गिरफ्तारी हुई है। पॉलिटिकल स्टंट कहना ये ठीक नहीं होगा, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये गिरफ्तारी आज भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, लेकिन ये गिरफ्तारी इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत वो लूट रखती है। जो लूट उसने मचाई और जिससे देश को नुकसान हुआ, जो वो कर चुका, जो अपराध, उसे नहीं रोक पाना ये सरकार की नाकामी थी और वो नाकामी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऐसी कई नाकामियां हैं जो सरकार नुकसान पहुंचाएंगी। मौजूदा जो हुक्मरान जमात हैं उनको इसका जवाब देना होगा मैदान। जस्टिस ZU खान साहब, जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी को अगर हम देखें, क्योंकि मुल्क से बाहर गिरफ्तारी, ब्रिटेन में गिरफ्तारी हुई है, जाहिर सी बात है ये एक शुरुआत है। प्रोसेस को अगर हम देखें तो एक बिल्कुल मामूली एक कामयाबी है, एक शुरुआत है। इस नीरव मोदी के केस को अगर हम उठाकर देखें तो विजय माल्या के केस से किस तरह से, क्या एक ही जैसे दोनों केस हैं, कुछ डिफरेंट हैं? नहीं, इसका ये इसने फ्रॉड किया, फोर्जरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, सबकी सारे अपराध इसने किए। अच्छा, एक बार ये मान भी ले रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहती है और इसको पकड़ लाती है, उठा लाती है, बंद कर देती है, इसमें मुकदमा चलाया जाता है। उसका एंड देखिए क्या होगा। लाखों हजार करोड़ रुपए ये खा गया और ये ले गया इधर उधर। आज जब इसको सजा हो गई तो मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसके जितने फाइन होंगे उसके एवज में कंसेक्यूटिव पनिशमेंट दे सकते हैं आप। करेंगे क्या आप इसको करके क्या कर ले जाएंगे? एक पैसा नहीं मिलेगा आपको, सारा पैसा सारा निकल गया। तो ऐसा है ना, इसकी अपने नाम तो इतना शरीफ तो है नहीं है कि अपने नाम इसने बाहर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बिल्कुल वैसी मिसाल, जो प्रॉपर्टी, वैसी कहावत, जो प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैसी कहावत, जो प्रॉपर्टी इसकी थी आप ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। नतीजा इसको पकड़ के लाने में भी आपको कोई फायदा नहीं, रत्ती भर का ना एक पैसा मिलेगा ना आपका कोई वो होगा, और बल्कि जिल्लत अलग, और जो आप हरकतें कर रहे हैं और जो आज तक हो चुका है उसका कोई खमियाजा नहीं। और खमियाजा कौन भुगत रहा है? इनोसेंट पब्लिक, हम लोग जैसे पब्लिक जो वो है वो भुगत रही है।
कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भुगतेगी, कुछ नहीं करेगी, सब मुझे होते कि निकल जाएंगे और इसको अपना इलेक्शन स्टैंड बनाए। प्रिया शर्मा जी, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। करोड़ों पैसा नहीं मिलेगा, हजार का जो घोटाला किया है उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रेडिट आप लोग ले सकते हैं बस। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला किस्सा है। ऐसा करने पर ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग डरेंगे। रिकवरी कैसे होगी? अरे नहीं डरेंगे, जो पब्लिक का पैसा लिया गया है सरकार को, जो चुहाएगा उसकी रिकवरी कहां से होगी? 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति और 8,000 करोड़ के बराबर की संपत्ति ऑलरेडी जब्त हो चुकी है और ठिकाने पता किए जा रहे हैं और तरीके पता किए जा रहे हैं कि कैसे हम अटैच किए जा रहे हैं। सुनिए, बहुत फर्क है। पंजाब नेशनल बैंक में 90% सजा मिलने से आगे ऐसा करेगा कोई नहीं। 5 साल करते रहे इस सरकार में। और सिर्फ पकड़ लेना मसले का हल नहीं है, सिर्फ पकड़ लेना मसले का हल नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार कर लेना मसले का हल नहीं है। जो आवाम का पैसा लूटा गया, सरकार के जो खजाने खाली किए गए हैं, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जस्टिस जेडीयू खान साहब कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है और इसका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है और इस पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और असल कामयाबी तो जब होगी जब इस तरह के भगोड़े हिंदुस्तान वापस लाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अली खान साहब, जस्टिस जेडीयू खान साहब, अमीर हैदर जैदी साहब, अहमद जावेद साहब और ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।